हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस मैथ्स मंत्रा बाई आर के पांडे सर की इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आप सबके लिए 9th क्लास का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास साइंस में पहला सेशन है आज। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो साइंस का पोर्शन है वो तीन ब्रांच की स्टडी इसमें की जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों आपके कोर्स में साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिक्स की डिस्कसिंग करेंगे और फिजिक्स से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है मोशन। तो आज हम आप सब से मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मोशन की स्टडी करने वाले हैं। और मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा आप समझ लीजिए कि हम ये फिजिक्स जो साइंस की ब्रांच है, फिजिक्स ये सोल ऑफ साइंस है, ये साइंस की आत्मा है। एक प्रकार से फिजिक्स का प्राण, साइंस का प्राण है। इसलिए फिजिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझने की आवश्यकता है। फिजिक्स में हम मोस्टली नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना जैसे वाटर ऑफ रिवर फ्लोज, व्हाई ए फैन इज मूविंग, व्हाट इज द कॉज, एयर इज ब्लोइंग, व्हाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर ऑफ ब्लोइंग, many such phenomena. The sun emits the radiations, earth revolve around the sun. ये बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं जो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमको देती हैं। इन फिनोमेनास का क्या रीजन है, इनका क्या इफेक्ट है, इनका हमारी लाइफ से क्या कोरिलेशन है, ये बहुत सारी चीजें जो हैं फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट चीज हमको पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर, वो है मोशन। ठीक है, मोशन मींस जब बात आती है तो मोशन जनरली लोग कह देते हैं जो चीज मूव कर रही है दैट इज इन मोशन, जो चीज रुकी हुई है दैट इज इन रेस्ट। तो ये जनरल स्टेटमेंट हमको सुनने को मिलता है और है भी। तो मोशन क्या है? मोशन जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें, एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स आर इन मोशन। कोई भी चीज आप देखेंगे वो मोशन में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड इज फ्लाइंग इन स्काई, दिस इज ए मोशन। वाटर फ्लोज इन द रिवर, दिस इज ऑल्सो मोशन। Aeroplane flies in the sky, this is also a type of motion, भी motion है। Earth revolving around the sun, Earth rotates about its own axis, planets are revolving around the sun, sun is also revolving around the galaxy, galaxies are also moving with respect to one another। ये सब चीजें जो हैं ये मोशन के अंडरटेकिंग में आती है। अरे यहां तक बात छोड़ दीजिए, एवरी पार्टिकल, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर इज also always or continuously in the motion। इलेक्ट्रॉन of every atom is also revolving around the nuclei,
इट्स न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो भी चीज हम देखते हैं मैक्स एवरीथिंग इज इन मोशन, ऐसा हमको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ इनडायरेक्टली होती हैं जो विजिबल नहीं होती हैं। अर्थ मूव कर रही है बट हमारे देखने में नहीं आता है, क्योंकि हमारे रेस्पेक्ट में अर्थ स्टेशनरी दिखाई देती है, रेस्ट में दिखाई देती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने से पता चलता है कि वो मूव कर रही हैं, मोशन में है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि वो मोशन में नहीं है। ठीक है, ऑल्दो दे आर इन मोशन। तो मोशन एक प्रकार का रिलेटिव वर्ड है। मोशन इज रिलेटिव। मोशन रिलेटिव कैसे है? मोशन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी भी मोशन में किसी भी बॉडी की दो स्टेट होती हैं, दो स्टेट्स हो सकती हैं। देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एनी बॉडी, आइदर बॉडी इज इन रेस्ट और बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, तो कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, इस चीज का डिसीजन कैसे होगा? इसके लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती है, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। वी मस्ट हैव ए रेफरेंस पॉइंट अराउंड द बॉडी फॉर विच वी हैव टू डिसाइड दैट बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट। बॉडी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उसके अराउंड, उसके चारों ओर कहीं ना कोई एक पॉइंट होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। सपोज कर लीजिए कि एक बस जो रोड पे चल रही है, तो बस में जो बैठा हुआ आदमी है वो आउटसाइड जब देखता है, रोड साइड जब देखता है, तो रोड साइड पर जो भी ट्रीज दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, पोल्स दिखाई देते हैं या हाउसेस दिखाई देते हैं, तो उसको फील होता है कि ट्रीज आर पोल्स आर मूविंग बैकवर्ड। बस आगे जा रही है और उसको लगता है कि जो पेड़ हैं, जो पोल्स हैं, जो हाउसेज हैं, वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, ऐसा उनको फील होता है। तो यहां पर ये रिलेटिविटी देखने को मिलती है। एक आदमी रोड के साइड में एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि बस फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करती हुई जा रही है। तो उस कांस्टेंट, उस स्टेशनरी मैन के रिस्पेक्ट में बस मूव कर रही है। एक दूसरा व्यक्ति है जो बस के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में दूसरे पर्सन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मींस क्या हुआ? देयर इज नो चेंज इन मोशन। तो वो उसको रेस्ट में दिखाई देता है। एक किस रेस्पेक्ट में? दूसरा, एक के रिलेटिव दूसरा, एक दूसरे को रेस्ट में फील कहते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट दे आर नॉट इन रेस्ट। वो बस में है, बस मूव कर रही है, वो भी मूव कर रहे हैं, लेकिन जब रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो दे आर इन रेस्ट। क्योंकि जहां पर रेफरेंस पॉइंट है वहीं पर ऑब्जेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट और उनके बीच का कोई प्लेस परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो रेस्ट में फीलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। मोशन में सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उन बेसिक कंसेप्ट को हमें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आगे फिर उनके बेस पर ही हम बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है ये हमने आपको बताया कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, जस्ट लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, बहुत सारी फिनोमेना हैं, पोलराइजेशन है। तो इन सब चीजों की फिनोमेना हम फिजिक्स के दायरे में करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी?
तो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कहा जाता है कि ये पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें ये बताया गया कि मास, लेंथ एंड टाइम। इनिशियली ये माना गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम, यही तीन क्वांटिटीज ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फिर से आप जान लीजिए फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, दूसरा क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस्ड होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस्ड होने वाली ऑल क्वांटिटीज डिराइव्ड के इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डेंसिटी की बात करें, ठीक है, डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी जो है ये है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड वॉल्यूम क्या होता है? ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो कि हाइट भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है। तो ये मौलिक रूप से अगर देखा जाए तो वॉल्यूम क्या है? ये भी लेंथ पर डिपेंड है। ठीक है, और वॉल्यूम लेंथ पर डिपेंड होने से वॉल्यूम यहाँ 3 लेंथ हो गए, तो इसको बेसिकली हम डिराइव्ड कह सकते हैं। तो ये भी बेसिकली ये मान के चलिए कि ये भी जो है आपका फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। तो अब दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, मास और लेंथ से मिलकर बना है, इसलिए ये जो डेंसिटी है ये मास पर भी डिपेंड है, लेंथ पर भी डिपेंड है, ये हो गई डिराइव्ड। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम फंडामेंटल, डिस्टेंस यानी लेंथ फंडामेंटल है, दोनों पर ये बेस्ड है, तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया। तो इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये बेसिकली ये हो गई। अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज को दो अदर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्या है? दोज क्वांटिटीज फॉर specification of that quantity there is only magnitude is required। जिस क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। केवल एक फैक्टर मैग्नीट्यूड जहां पर काम करता है तो वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि इस बोर्ड की लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस। तो 1.5 से हमें किसी डायरेक्शन का कोई यहां पे स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कि 1.5 मीटर, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया? लेंथ। लेंथ मीन्स क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या है? तो द क्वांटिटी
which has required magnitude and direction both. जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता है, तो उस केस में हम ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मींस डेफिनेशन क्या हुआ कि द फिजिकल क्वांटिटी which has required magnitude as well as direction is called vector quantity. For which the quantity for which specification there is required magnitude and direction both. दोनों चीजें जहां पर आवश्यक हैं, that quantity is known as vector quantity. एग्जाम्पल क्या होंगे? स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा मास, लेंथ, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, डेंसिटी, स्पीड, प्रेशर, ठीक है, ये स्पीड एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटी के रूप में इनको हम जानते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जिससे, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए, ए बॉडी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। A body is moving 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। जब यहाँ पे डायरेक्शन आ गया फ्रॉम ए टू बी, तो जब डायरेक्शन आ गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इट मींस ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जहां पर हैं, जैसे स्पीड के लिए हो गया, एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, या एक बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए ये केवल स्पीड कहलाएगा। और जब यहाँ हो गया कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, या फ्रॉम वेस्ट टू अदर डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो है वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फील्ड जब लग गया तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक, तो ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से हम, अच्छा, रिप्रेजेंट करने के लिए, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2, 4, 6, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 जूल है, ऐसा कुछ भी, केवल मैग्नीट्यूड जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी लेटर्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, x जूल हो गया। ठीक है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो उसको हम एक स्पेशल रिकॉग्निशन उसको देते हैं, उस पर हम वेक्टर का साइन लगाते हैं। ठीक है, एरो लगा करके, जैसे वेलोसिटी को दिखाना है तो इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो जब एरो लग गया तो ये वेलोसिटी हो गया, इसको यहां से हटा दें तो ये स्केलर हो गया। ठीक है, अब जब इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डी लिखा है तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन इसके ऊपर एरो साइन लग गया तो एरो साइन क्या कहलाएगा, ये वेक्टर डिनोट करेगा। फोर्स दिखाना है तो फोर्स के ऊपर ये लगा दिया। टॉर्क दिखाना है तो इसके ऊपर हमने क्या किया, वेक्टर का साइन लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड
ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया। तो वेक्टर नोटेशन, वेक्टर के लिए ये एरो, एरो क्या होता है, एरो ये इसके दो पार्ट होते हैं, इसको जो है हम हेड कहते हैं और इसको हम टेल कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट टेल कहलाता है और ये नोक जो होती है इसको हेड कहते हैं, और इसके बीच की जो ये लेंथ होती है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी एरो का जो साइन है ये डायरेक्शन दिखा रहा है और जो लेंथ ऑफ एरो है ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन एरो, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी का हो गया। फिजिकल क्वांटिटी के बाद अब नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट क्या है, यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो बेसिक मानकर चला जाता है कि जब भी हमें किसी चीज को मेजर करना होगा तो इस स्टैंडर्ड को ही हम रिपीट करते हुए हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ का मेजरमेंट स्टैंडर्ड वैल्यू में हम मीटर से करते हैं, ठीक है, मीटर। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये कोई वायर है और इस वायर को मेजर करना है, ए बी लेंथ का एक वायर है और हमको इसे मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने क्या मान लिया, ये 1 मीटर मान लिया, ठीक है। अब 1 मीटर की इतनी वैल्यू को मेजर करने के बाद इसी को हम रिपीट करते जाएंगे, ये इतना 1 मीटर, फिर इतना 2 मीटर, फिर इतना 3 मीटर, फिर इतना 4 मीटर, जहां तक ये जाएगा जितना टोटल मेजरमेंट हम इसी के मल्टीप्लाई से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट जो है वो बेसिक स्टैंडर्ड है, बहुत ही लोवेस्ट वैल्यू है और इसके लिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसमें पहला है एमकेएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम और तीसरा है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। बेसिकली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये बेसिक थे। पहला है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मींस क्या है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। तो इसमें मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास and S for second is unit of time, ठीक है। M for meter, K for kg and S for second, M unit of length, meter, kg is the unit of mass and second unit of time, ठीक है। तो ये एमकेएस कहलाया। और जिस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो उसका नाम है सीजीएस, यानी सी फॉर सेंटीमीटर हो गया एंड जी फॉर ग्राम हो गया और एस फॉर सेकंड हो गया, ठीक है। ये यूनिट किसकी है, लेंथ की, ये यूनिट किसकी है, मास की, और ये यूनिट किसकी है, टाइम की। ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। तीसरा एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस के लिए लेंथ मेजर करेंगे फुट में, मास मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम मेजर करेंगे सेकंड में। तो जिसमें लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में मेजर करते हैं, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस, 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स categorized, but somewhere this unit is used, somewhere this unit being used, and somewhere
FPS system is used for measurement of different physical quantities. अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स का यूज होता था, इसलिए कोई एक रूपता, कोई होमोजेनिटी नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी कहीं पर नहीं थी। तो इसके लिए टोटल इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिट का सिस्टम बनाया गया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया, जिसको शॉर्ट में SI यूनिट कहा गया, SI यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, SI यूनिट ऑफ सिस्टम में बेसिकली 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया और उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स मान करके और उस यूनिट सिस्टम को होल वर्ल्ड में ऑल कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल किया गया कि सब लोग इसी क्वांटिटी को, इसी यूनिट्स को अडॉप्ट करेंगे, जिससे इजी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज 7 क्या हैं और इनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो इनको देखिए, ये नंबर 1 आपका मास है, जो हमने आपको पहले बताया, इसको केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ केजी, किलोग्राम। और टाइम का मेजरमेंट हम करते हैं सेकंड में। ठीक है, तो ये है हमारा किलोग्राम, ये है मीटर और ये है सेकंड। ठीक है, और टाइम के बाद फिर आया हमारा टेम्परेचर, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए यहां पर थीटा का यूज किया गया, थीटा ये डिग्री में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी ये है, इसको कैंडिला की यूनिट दी गई, कैंडिला के यूनिट से मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट, अच्छा, इसको बेसिकली हम के से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट केल्विन दे दी गई। और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फंडामेंटल में लिया गया। इलेक्ट्रिक करंट इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट एम्पियर दी गई। ठीक है, एम्पियर। और नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, CD and कैंडिला इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, केल्विन इज टेम्परेचर, S यूज्ड फॉर टाइम, M फॉर लेंथ एंड kg फॉर मास। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्ट किए गए। ठीक है, जो इंटरनेशनली होने के कारण इसको SI यूनिट सिस्टम का नाम दिया गया। तो इस तरीके से हमने इन बेसिक चीजों को समझ लिया। ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं आगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे और यूनिट डिसाइड करेंगे या जो भी चीज है, तो उनकी स्टडी में ये सारे बेसिक्स आपको हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मोशन। मोशन क्या है? तो मोशन की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि बेसिक चीज इसमें हमें देखना है, चेंज ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन के लिए हम ये लिखेंगे, द चेंज ऑफ पोजीशन with respect to reference point को फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट सराउंडिंग द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि यहां पर कोई एक ए पर्सन है और वो यहां पे एक बॉडी को देख रहा है, यहां पे ये स्टेशनरी है, एक जगह पे स्टेबल है, खड़ा हुआ है,
और इधर एक बॉडी है जो इसकी तरफ मूव करते हुए यहाँ आ गई, फिर टाइम के बाद यहाँ आ गई, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गई, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गई, यानी ओ से चलती है और ए बी सी डी पोजीशंस में ये आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं बॉडी इज इन मोशन। और एक दूसरी बॉडी यहां पे है जो सी पोजीशन, सपोज कर लीजिए पी पोजीशन में है, एक बॉडी यहां पे है और ये पर्सन यहां पे है, सपोज कर लो ये ए नहीं बल्कि इसको हम एम मान देते हैं, एम फॉर मैन, ठीक है। ये मैन यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। और इसी के रिस्पेक्ट में एक दूसरी बॉडी पी यहाँ पे रखी हुई है, जो 2 सेकंड बाद उसने देखा तो भी पी पे है, 4 सेकंड बाद देखा तब भी बॉडी पी पे है, और 5 सेकंड के बाद देखा तब भी बॉडी वही है। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देन वी हैव से दैट बॉडी इज इन रेस्ट, बिकॉज विदाउट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। ये हो गया मोशन। अब मोशन जो है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि एक बॉडी जो है ये एक वायर है, ए बी एक वायर है, और इस वायर पर कोई इंसेक्ट इस पे जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। कोई एक इंसेक्ट है या कोई एक चींटी मान लीजिए, एक आंट है जो इस पर मूव कर रही है, इसी वायर पर धीरे धीरे मूव कर रही है, बी की ओर जा रही है। तो इसके मूव करने का जो पॉसिबिलिटी है वो एक ही डायरेक्शन है, एक से दूसरी ओर जाने का। तो इस टाइप का जो मोशन है, जहां पर मोशन एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, उसको हम वन डायमेंशनल मोशन या फिर उसको लीनियर मोशन कहते हैं। तो ये लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। ये लीनियर मोशन है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये, और दूसरा सपोज कर लीजिए कि ये कोई एक बुक रखी हुई है और इस बुक पर यहां पे कोई एक इंसेक्ट है, कोई आंट है या कोई भी बॉडी है मूविंग बॉडी भी 2 तरीके की, एक लिविंग बॉडी एक नॉन लिविंग बॉडी, ठीक है, दोनों अलग अलग। तो आंट क्या हो गया, जो लिविंग बॉडी है। तो लिविंग बॉडी जब मूव करती है तो उसको किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की, एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, वो सेल्फ से मूव होती है। जैसे मैन है, एनिमल है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल एफर्ट की नीड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो बॉडी नॉन लिविंग होती हैं उनको मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे बॉल अगर फर्श पे पड़ी हुई है, बॉल फर्श पे, सपोज कर लीजिए कि ये जो है टेबल है, टेबल पे बॉल रखी हुई है, तो बॉल यहाँ पे ये कब तक रखी रहेगी, जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये इधर मूव करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इसको मूव कराने के लिए फोर्स नीडेड है, बिकॉज इट इज ए नॉन लिविंग बॉडी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये कोई बुक है और इस बुक के ऊपर एक आंट है जो मूव कर रही है, ठीक है। तो आंट को मूव करने के लिए कितने पॉसिबल डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल डायरेक्शंस हैं इसके मोशन के। तो एक तो ये है कि ये इस डायरेक्शन में जा सकती है, और या तो ये इस डायरेक्शन में आ सकती है। 2 ही डायरेक्शन इसके पास हैं, ठीक है, 2 ही डायरेक्शन हैं। और अगर ये बीच से जाती है तो बीच से जाने पर इसकी डायरेक्शन को इसमें और इसमें रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मेनली जो है डायरेक्शन 2 ही कंसीडर होगी, या तो अलोंग द लेंथ और एक होगा अलोंग द ब्रेथ। इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन। तो इस प्रकार का जो मोशन है इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर पर अगर चल रही है तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और अगर इस स्थिति में मूवमेंट है कि अलोंग लेंथ और अलोंग ब्रेथ,
दो में से किसी में भी जा सकती है, टू ऑप्शंस हियर, तो ये टू डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास इसको, तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं टू डायमेंशनल मोशन को एक्स और वाई, ठीक है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि प्लेन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 90 डिग्री पे, तो ये क्रॉसिंग पॉइंट जो है ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ओरिजिन में हम टू डायरेक्शन में जब उसका मोशन हो सकता है तो इसको एक्स और वाई के अलोंग दिखा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि कोई ऐसी बॉडी है जो स्पेस में मूव कर रही है, एरोप्लेन स्पेस में मूव कर रहा है, कोई बर्ड फ्लाई कर रही है स्पेस में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको इस तरीके से 3 डायमेंशन में इसके मोशन को दिखाया जा सकता है, ठीक है। यहां पे जो भी सपोज कर लीजिए कि कोई बर्ड यहां पे फ्लाइंग कर रही है, तो इसकी पोजीशन को एक्स वाई जेड से हम डिनोट करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, यहां से ये डिस्टेंस एक्स हो गई और ये डिस्टेंस हमारी वाई हो गई, और इस पॉइंट से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट जो है ये इसको हम n और इसको r मान लें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये z हो गई, ये z हो गई। तो x y z इस तरीके से इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए 3 जो है वैल्यूज की जरूरत है यहाँ पे। और 2 डायमेंशनल में 2 x, y, x, y 2 डायमेंशनल में केवल इतना काम करेगा, 3 डायमेंशनल में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो मोशन को 3 कैटेगरी में इस प्रकार से हमने डिवाइड किया, लीनियर, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। तो किसी भी बॉडी के मोशन को देख करके आप सिंपली बता सकते हैं कि वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है या फिर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लीनियर मोशन है। अब इसके बाद हम इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करने वाली बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है, ठीक है। एक लाइन में जब पोजीशन चेंज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका एक डायरेक्शन में, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। जैसे रोड पर मूव करती हुई बस, ट्रांसलेशनल मोशन, मूविंग ट्रेन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ये जो है ट्रांसलेशनल। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन सपोज कर लीजिए रोटेशनल मोशन एक होता है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है, किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि जैसे एक डूर है, तो डूर क्या है, डूर वॉल के एक एंड पर फिट होता है जो मूवेबल है। इस तरीके से इधर से खींचा, इधर आ गया, पीछे पुश किया, पीछे गया, तो जो एक एक्सिस के अबाउट आगे पीछे मूव कर सकती है, एक्सिस के चारों ओर जिसका मोशन पॉसिबल है, तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन अर्थ का मोशन अबाउट इट एक्सिस, अपनी एक्सिस के चारों ओर अर्थ जब मूव करती है तो उसके मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। और जब सन के अराउंड घूमती है तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो रोटेशनल मोशन का मतलब है एक एक्सिस के अबाउट मोशन। जैसे आपने पार्क में देखा होगा सीसा का खेल, जिसमें एक तरफ एक बच्चा बैठता है, सपोज कर लीजिए ये स्टैंड है और इस स्टैंड पर ये
एक प्लेन लेमिना है और एक बालक यहाँ पे बैठता है, एक बालक यहाँ पे बैठता है, ठीक है। तो इसका मोशन कैसे होता है? ऐसे होता है। ये एक एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस के अबाउट ये ऊपर नीचे करता है, तो ये रोटेशनल मोशन है। एक एक्सिस है इसकी, ठीक है। रोटेशनल मोशन के बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? When a body rotate, when a body moves on a path of circle, जब कोई सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे अगर कोई बॉडी कंटिन्यू इसके चारों ओर मूव कर रही है तो इसके मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये मोशन इसका सर्कुलर है। अगेन, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए पाथ ऑफ सर्किल मींस ऑलवेज द डिस्टेंस ऑफ मोशन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट एवरी टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मोशन एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ऐसी बॉडी जो रोटेट करती है तो सर्कुलर मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से बॉडी किसी चीज से अटैच है और ये बॉडी नीचे जो है यहाँ पे ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट ये फिक्स है, यहाँ से किसी वायर से या किसी स्ट्रिंग से कोई बॉडी अटैच है। अटैच होने के बाद ये बॉडी इस पॉइंट के इधर उधर ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, इधर जाएगी फिर इधर आएगी, फिर इससे इधर जाएगी, फिर इधर वापस लौटेगी। तो इस टाइप का जो मोशन है इसका, ये मोशन कैसा है? ये वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन होता है। जैसे पेंडुलम इन वॉच, ठीक है। पेंडुलम क्या होता है? इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से वो कंटिन्यूअस मूव करता रहता है। तो ऐसा मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है, ऐसा मोशन सर्कुलेटरी मोशन है। और जो एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है, मोशन होता है, वो रोटेशनल मोशन है। और स्ट्रेट चल रहा है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मोशन ये हमने आपको बताया। और इसमें अब इसके बाद हम बात करते हैं मोशन में कुछ बेसिक्स, जो अब आप जो है आपका कोर्स का मैटर शुरू होता है, जिसमें सबसे पहली चीज है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है, दूरी क्या होती है? तो ये है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, length of actual path of a body is called distance, ठीक है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ को कहते हैं। एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है ये डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, दोनों के बीच ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हम स्केल से मेजर कर लें तो हम बता सकते हैं हाउ मच डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। ए से बी की डिस्टेंस कितनी है ये इसकी लेंथ मेजरमेंट से हमको पता चल जाएगा। ये लेंथ ही डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें बिकॉज इट हैज ओनली ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस 10 मीटर है
तो 10 मीटर है, ठीक है। फिर उसमें कोई चेंज नहीं है, 10 मीटर इज 10 मीटर, ठीक है। और 10 मीटर से हमें किसी डायरेक्शन या किसी अदर चीज का कोई नॉलेज नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट हमने क्या बताई, 3 यूनिट बताई हमने आपको। एम के एस में इसकी यूनिट जो है मीटर होती है, सीजीएस में इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है, और एफपीएस में लेंथ की यूनिट फुट होती है, ठीक है। ये तीनों क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया। एसआई सिस्टम की जब बात करेंगे तो एसआई में भी मैक्सिमम वही अडॉप्ट किया गया है जो एमकेएस में होता है। तो ये लेंथ हो गया। अब लेंथ के बाद एक और डिस्टेंस के बाद एक और वर्ड आता है, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस आ गया यहां पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी के फर्स्ट यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है कि टोटल लेंथ क्या है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि एक बॉडी यहां है ए पर, और यहां से मूव करती हुई कहां पहुंच गई, बी पे पहुंच गई, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ है 5 मीटर। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट यहां क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ये भी 5 मीटर हुआ, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन सेकंड अगर हम मान लेते हैं कि एक बॉडी यहां जाती है ए पे, ए से मूव करती हुई बी पे पहुंचती है, और बी से रिटर्न होकर सी पे आ जाती है, तो टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर, और ये 3 मीटर जो है ये वापस आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ठीक, ये बॉडी moves from A to B up to 10 meter and come back 3 meter from B to C। तो टोटल डिस्टेंस यहां क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये अगर देखें तो 10 + 3 हाउ मच, 13 मीटर हो गया है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया 10 - 3 इज इक्वल टू 7। ये किसके इक्वल हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि एक बॉडी है जो सपोज कर लीजिए 5 मीटर ओ से ए की तरफ चलती है। बॉडी मूव 5 मीटर फ्रॉम ए टू ओ टू ए, एंड देन इट टर्न एट ए राइट एंगल पे ये मुड़ जाती है, एंड 12 मीटर गोज एंड रीचेज एट सी पे पहुंचती है। तो अब इस स्थिति में सी पे पहुंचने से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसकी जर्नी कितनी हो गई, 5 + 12 यानी 17 मीटर डिस्टेंस हो गई इसके द्वारा। और अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओसी निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, ओ और सी, ओ इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है।
तो ए, ओ और सी इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ओसी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट ये हमारा ओसी कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट मींस 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, हाउ मच, ये हो गया हमारा 25 और 144 169 which is equal to 13 meter. There is different the value of displacement and distance, दोनों की वैल्यू में अंतर है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 13 मीटर है और डिस्टेंस 17 मीटर है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज कर लीजिए कि यहीं पर ए और बी एक्चुअल लेंथ 10 मीटर, यहां से ये ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है, 3 पाथ हैं यहां पे, ए से बी तक जाने के 3 पाथ हैं। ये पाथ टोटल पड़ रहा है 15 मीटर और ये पाथ पड़ रहा है 18 मीटर, ठीक है। इस रास्ते से जाएगा, बी से पहुंचेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा 15 मीटर, और इस पाथ से जब वो ए टू बी जर्नी करेगा तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, दिस इज इक्वल टू 18 मीटर। नाउ फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टली गोज, देन इट may be discover it may be cover the total time distance 10 meter, but when we talk about displacement, चाहे इधर से जा रहा है, चाहे इधर से जा रहा है, चाहे इधर से जा रहा है, in every respect displacement क्या होगा, 10 मीटर ही आएगा। किसी भी पाथ को फॉलो करे हर पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो इसका है उसके बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज होने वाली है, पाथ चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं है। सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी यहां से चलती है और ये सर्कुलर पाथ पर चलती हुई ये डायमीटर के अदर एंड पे पहुंचती है, ठीक है। डायमीटर के ए बी क्या है, डायमीटर है, यहां से कोई बॉडी स्टार्ट होती है और ये मूव करती हुई बी पे पहुंचती है। अब ये है 2 मीटर, ओ ए इज इक्वल टू है 2 मीटर, ठीक है। अब यहां पे ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए टू बी on a semicircular path, सेमीसर्कुलर पाथ पर ये चल रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये आएगा सेमी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर, आर कितना है 2, तो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई यूनिट, यानी मीटर में दिया है तो 2 पाई मीटर हो गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की यहां पर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा, ए से बी के बीच की डायरेक्ट दूरी डिस्टेंस क्या बन गई ए बी, और ए बी क्या है 2 इंटू आर, और 2r क्या है 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली इक्वल टू इट्स डायमीटर। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस, एक जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहां से चलती है, एक आदमी है वो यहां से चलता है और ये 5 मीटर इधर चला, ए से बी भी पहुंचा, फिर 90 डिग्री पे ये इधर घूम गया और यहाँ पे ये 4 यूनिट चल करके और फिर इधर ये आके और फिर इधर टर्न हो गया और यहां पर ये जो है 8 मीटर की डिस्टेंस कवर करके फाइनली ये डी पे पहुंच रहा है। यानी एक बॉडी क्या हुआ, ए से बी पर 5 मीटर चली, फिर बी से सी तक 4 मीटर की डिस्टेंस कवर किया
और फिर 8 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हो गया 5 + 4 + 8 4 12 5 + 17। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहां से दोनों के बीच की ये दूरी निकालनी है। इसके निकालने के लिए यहां से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी है, BC = AM = 4 मीटर आ जाएगा। और CD हमारा है 8 मीटर और AB = CM, ये हो गया हमारा 5 मीटर। तो DM कितना होगा, ये यहां से DM = हम निकाल सकते हैं CD - CM, यानी 8 - 5 3 मीटर हो गया। ये 3 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा आ जाएगा पाइथागोरस वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर। ये डिस्टेंस 5 मीटर, हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई 5 मीटर। समझ में आ रही बात। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, ये हम बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं। ब्रीफ में हम देख लेते हैं। डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो पहले नंबर पर डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख दीजिए, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा, इसकी यूनिट मीटर सेंटीमीटर, इसकी भी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, जिस भी यूनिट सिस्टम में हम ले रहे हैं। 2 चीज ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस नेवर जीरो, ट्रेवल्ड डिस्टेंस 0 नहीं होती, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, 0 आर नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। और 0 होकर डिस्टेंस अगर बॉडी मूव किया है तो मूव करने पर उसकी ट्रेवल डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी यहां से चलना शुरू करती है ए से, और ये एक राउंड लगाने के बाद यहीं पे आ जाती है। जब रिटर्न होके सेम प्लेस पे आ गई तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव यानी बैक आएगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है जो आप लिख सकते हैं। तो मोशन से रिलेटेड काफी बेसिक चीजें हमने आपको इस लेक्चर में बताया है, जो बिल्कुल बैकग्राउंड से लेकर के हमने आपको बताया है कि अगर आपका साइंस का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, साइंस में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आज इस लेक्चर से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको साइंस में, फिजिक्स में, नेक्स्ट आगे जो चीज भी हम पढ़ेंगे उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, श्योरली, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं और आपको हम ये कहना चाहेंगे कि जो चीज हमने इस लेक्चर में हमने आपको बताया है वो अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल को श्योरली इसको शेयर करिए। और इसी तरीके के और वीडियो बराबर आपको मिलते रहें, कंटिन्यूअस आप इसका लाभ उठाते रहें। इसके लिए मैथ्स मंत्रा भाई आर.के. पांडे सर के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए और इसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके, इमीडिएट मिल सके। तो ठीक है,
इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।